फ़रूख सलीम साहब, जिस तरह हमने तो ये हादसे का भी जिक्र किया, आगे हमने तफसील से इस पर बात करनी है। यही कहा जाता है जी पैसे ही नहीं है, हम रेलवे पर PIA इन खसारों से हम कैसे निकलेंगे, तो फिर आवाम पर खर्च करेंगे। अभी तक जो कुछ वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि जनाब 900 अरब रुपए का हम डेवलपमेंट बजट लेकर आ रहे हैं, हम अब नए टैक्सेस नहीं लगा रहे, तो और आपको क्या लग रहा है, कैसी तैयारी है हुकूमत की बजट के बारे में? उसामा साहब, जो भी बजट आता है पाकिस्तान में उसका एक सियासी पहलू होता है, सियासी रुख होता है, और दूसरा उसका एक माशी पहलू है जिसमें तखमीने पेश किए जाते हैं कि टैक्स कितना इकट्ठा किया जाएगा और इकट्ठा किया गया टैक्स जो है वो कहाँ खर्चा जाएगा। कई सालों से हम देख रहे हैं, एक दो बातों का आपने भी जिक्र किया, एक नारा जो कांस्टेंट हमें सुनाई देता है बजट से पहले कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, और दूसरे जुमले में कहा जाता है कि जो टैक्स की आमदन है, जो रेवेन्यू है, वो 1000 अरब या 1500 अरब बढ़ा दी जाएगी। तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आप नए टैक्सेस भी नहीं लगाएंगे और आपके जो टैक्स की आमदन है वो भी 1000 अरब या 1500 अरब बढ़ जाएगी। ये सिर्फ इस दफा सुनने में नहीं आ रहा, ये पिछले 10, 15, 20 साल में मुझे तो मुसलसल ये एक नारा सुनाई देता है कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। फिर कहा जाता है, जब भी बजट आता है कि अवाम दोस्त होगा, गरीब दोस्त होगा। इस वक्त ये सुनाया दिया जा रहा है कि ग्रोथ बजट होगा, कि इकोनॉमी का पहिया तेजी से चलेगा और इकोनॉमी में ग्रोथ आने वाली है। अब ये तो सियासी पहलू हैं, एक उम्मीद भी दिला के रखनी है, लेकिन जो माशी अदाद-ओ-शुमार बजट के हवाले से सामने आएंगे वो मैं समझता हूँ कि फरवरी 16 को जो वजारत खजाना ने मुआहदा किया था IMF के साथ, बाय एंड लार्ज उनमें कुछ कमी पेशी करके तकरीबन फिगर्स वहीं पे सामने आएंगी, और उस मुआहदे में जो 3 बड़े वादे किए गए थे उसमें सबसे बड़ा वादा था कि 1200 अरब का इजाफी टैक्सेस जो है वो लगाए जाएंगे। दूसरा बड़ा वादा, ये दूसरा बड़ा पिलर जो उस मुआहदे का था वो था कि 900 अरब रुपए के इजाफी फंड्स इकट्ठे किए जाएंगे बिजली के बिलों में मद में, यानी कि 5 से 6 जो है फी यूनिट बिजली का रेट बढ़ाया जाएगा। और तीसरा बड़ा पिलर उसका ये था कि 600 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी को कहते हैं, यानी कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर 25 से 30 रुपए फी लीटर का एक इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। तो ये 3 बड़े वादे थे। शायद इसमें IMF के साथ जो हम बातचीत करें कुछ लचक नजर आ जाए, लेकिन वजीर खजाना साहब ने जो रीनिगोशिएशन की बात की थी वो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि हो पाएगी। अच्छा, मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब, आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? आप क्या देख रहे हैं अब तक के ऐलानात को? कहा जा रहा है जी इन्वेस्टमेंट की तरफ हम आएंगे, सहूलतें देंगे। मैं देख रहा था कि कुछ इंपोर्ट्स पर, यानी जिनसे हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें या जिनसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग़ दे सकें, उन पर कहा जा रहा है कुछ ड्यूटीज़ भी कम की जाएंगी, टैक्सेस कम किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सामा साहब। बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपसे वो थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, जो आज हादसा हुआ है, हादसे का देखें यहाँ तक वास्ता है, ये जो भी गवर्नमेंट आती है पिछली गवर्नमेंट पे डालती है। हालांकि ये वज़ीर इत्तलात जो हैं ये उस वक्त वज़ीर रेलवे ही रहे हैं, इनके ज़माने में भी हादसे हुए हैं, उससे पहले भी हादसे हुए हैं, अब भी हादसे हुए। हादसे ये अब तक नहीं रोक सके, सिर्फ अखबारी हद तक खबरें होती हैं, आवाम मरे या जिए हुकूमतों को कोई इसका दुख नहीं होता, सिर्फ वक्ती तौर पे अखबार की सतह पे कुछ दिनों के लिए कर देते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ ये जो वज़ीर आज़म है ये एक कौम के लिए दर्द रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनकी टीम में चंद वज़रा या चंद साथी ऐसे हैं जो एक्सपर्ट हैं, और अक्सरियत वही लोग हैं जो पिछले गुज़श्ता 70 साल से इनके साथ चल रहे हैं, वही चेहरे बदल कर नया पंडोरा बक्स लेकर पहुँच जाते हैं। अब दरअसल बात यह, बजट आ गया, बजट के सिलसिले में हमने इन्हें खुद भी मामनत की, FPCCI ने, वज़ीर आज़म ने हमें बुलाया बाकायदा, हमारे प्रेसिडेंट भी गए, मैं भी गया, हमारी और काबीना भी गई, तो हमने उनसे बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बाकायदा रज़ाक दाऊद साहब को भी साथ में बैठाया और उन्होंने कहा कि इस दफ़ा FPCCI की तजावीज़ात जो हैं उनको बीच में रखा जाए और उनसे भी मशावरत करके और उनके मशवरों से अमल दरामद की कोशिश की जाए, जिसके सिलसिला में काफ़ी सारे हमारे सेशन हुए। हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मिले, हमें उन्हें भी बताया,
उसके बाद सर हम चेयरमैन सेनेट ने एक पूरा फंक्शन रखा, उनके में भी गए। उसके बाद फिर रज़ाक दाऊद साहब से भी काफ़ी मीटिंग हुई, हमाद अज़हर साहब से भी हुई, खुसरो मुख्तार साहब से भी हुई, और उसके बाद जनाब हमारे सेनेटर तला साहब जो हैं फाइनेंस कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उनके साथ 4-5 सेनेटर 2 रोज़ पहले हमारे FPCCI तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी वहाँ हमारे गुजारिशात सुनी, जिसमें कामल अली आगा साहब भी थे, कादर खान साहब भी थे, साबका वज़रा भी थे, उसमें वकास शेख साहब भी और भी एक्सपर्ट लोग थे। अब सर बात यह है कि वैसे देखिए, वैसे तो हुकूमत ने हमें हर जगह पर, हर महाज पर हमारी बातों में उसने वज़न समझा है, और इसमें हमने बहुत मुफीद, हमने तो ऐसे किया है कि जो जो रिलेटेड एसोसिएशन थी उनको साथ रखा है, दिन में 3-3 बार 4-4 बार 10-10 12-12 एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान से बुला के हमने इनके साथ मीटिंग कराई है कि जनाब ये जो काम करते हैं ये गलत है, इस तरह करें, इस तरह करें। जिस पे हम देखें, जहाँ तक मैं समझता हूँ जो रज़ाक दाऊद साहब है, मैं समझता हूँ एक सीनियर बंदे हैं, और उन्होंने हमारी बातों में बहुत बातें समझी हैं और वाकई सही है। देखिए आप मिसाल के तौर पर देखिए, अब टायर है, टायर की पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं है, आज तक ट्रक का टायर पाकिस्तान में बना ही नहीं, किसी को नहीं पता ये टायर कहाँ से आता है, स्मगल होके आता है। हमने इन्हें बताया जो चीज़ें स्मगलिंग होके आ रही हैं उनको यहाँ पे 0 रेटिंग पे करें, और इसी तरीके से देखें, और यहाँ जो है हम कह रहे हैं वाली चीजें बने। बिल्कुल ठीक है मिर्जा साहब, आपको तरफ दोबारा आऊंगा। फरक सलीम साहब ये बताइए, आपको लग रहा है कि ये एक्सपोर्ट कहा जाता है जी, हमने एक्सपोर्ट अगर ना बढ़ाई तो हम मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ना हम कर्जे उतार सकते हैं, ना हम कमाई कर सकते हैं, तो ये तकरीबन 14% कहा गया कि ग्रोथ हुई है, इत्मीनान बख्श है, ये ट्रेंड जारी रहेगा? देखिए, जो कर्जाजात की वापसी के हवाले से बातें सामने आई हैं, हमने ऑलरेडी 11 महीनों में कोई 3000 अरब जो है वो सूद की मद में पेमेंट की है। इसी तरह फ्यूचर में तकरीबन 30 अरब डॉलर का अगले माली साल में हमें ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ अपने खसारे पूरे करने के लिए, अपने जो गैप्स हैं उनको पूरा करने की। अब जो वाहिद तरीका है इन सारे प्रॉब्लम से निकलने का, वो बिल्कुल ठीक निशानदही की है हुकूमत ने, वो ग्रोथ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और हमें ग्रो करना होगा 6, 7, 8% पे, फिर हमारे प्रॉब्लम जो है वो कुछ अपनी डायमेंशन में कम होंगे। अगर हमने कर्जाजात वापस करने हैं, सर्कुलर डेट का इतना बड़ा बोझ सामने आया हुआ है। साथ ही साथ इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गैर यकीनी की फजा है, वो कहा जाता है कि बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन होती है, तो वो गैर यकीनी की फजा को दूर करना है और ग्रोथ जो है उसको तेजी से बढ़ाना है। अब ग्रोथ बढ़ाने का जो हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया है, जो इकोनॉमिक्स की किताबों में लिखा है, तो वो पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ 3 ही तरीके हैं। या तो हुकूमत खुद से सरमायाकारी करे, जिसको हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, या ऐसा माहौल क्रिएट हो कि जो अंदरूनी सरमायाकार हैं वो अपनी सरमायाकारी बड़ी तेजी से बढ़ा दें, और या फिर बैरूनी सरमायाकार, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं, बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में आके बेतहाशा इन्वेस्टमेंट करें। ये 3 तरीके हैं उसामा साहब ग्रोथ को बढ़ाने के, कोई चौथा तरीका नहीं है। अब क्या हुकूमत ऐसी पॉलिसी सामने लाएगी जो पिछले 33 महीनों में नहीं ला पाई, जिससे जो अंदरूनी सरमायाकार है वो सरमायाकारी बढ़ा देंगे? ये जरूर बताया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हुकूमत का सरमायाकारी का प्रोग्राम है वो 900 अरब पे ले जाएंगे, तकरीबन 100-150 अरब पिछले सालों के मुकाबले में। उसमें जो मुख्तस की गई अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, लेकिन पिछले साल हमने देखा कि जो मुख्तस की गई थी अमाउंट, उसका भी पूरी अमाउंट जो है वो नहीं खर्च हो पाई, यानी कि हुकूमत ने वहां से पैसे निकाल के कहीं और खर्च कर दिए हैं। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब यही आपने बड़ी बुनियादी जो निशानदेही कर दी इसी चीज की कि अगर 100-150 अरब बढ़ा भी दिया है तो क्या वो जिस तरह पीछे खर्च नहीं हुआ उन पब्लिक सेक्टर की स्कीमों में, क्या वो खर्च हो जाएगा? आप दूसरा आपने 3 चीज़ों की निशानदेही की बड़ी ज़बरदस्त, यही मैंने सवाल करना था, आपने खुद ही वो बता दिया कि या तो डायरेक्ट DFI डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या जो आप जो सरमायाकार अंदरूनी है उनको आप वो अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि उनको बिजली सस्ती दें, गैस उनको सस्ती दें, और ताकि उनकी प्रोडक्शन पे कास्ट कम आए, तो फिर ही वो कम्पिटिटिव प्राइस पे जाके इंटरनेशनल मार्केट में अपना माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए पेश कर सकते हैं, और उनको जो रायते हैं जो भी चीज़ें हैं। और दूसरा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए वो हालात, वो इन्वायरमेंट जो है आपको वो देनी होगी। और तीसरी जो आपने कहा कि पब्लिक सेक्टर के हवाले से, तो क्या डॉक्टर साहब आप चूँकि हुकूमत में भी इतफाक़ से हमारे मुआशियात भी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी, मैं मौजूद होता था आपसे मामलत सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी लेते रहे हैं, हुकूमत में भी आप रहे हैं,
33 महीनों में जो हुकूमत के अमली इक़दामात है वो भी सामने है। क्या अभी लग रहा है कि किसी सेक्टर में हुकूमत आगे जाती नज़र आ रही है? जिस तरह जो अब मिर्ज़ा अब्दुर्रहमान साहब भी कह रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, आपको क्या लग रहा है कैसे आगे जा रही है हुकूमत? किन किन के जो ग्रे एरियाज हैं, कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है। ये कोई दुकान या कोई खोखा नहीं है जहाँ पे हर 5-6 महीने 7 महीने के बाद आप वहाँ पे एक नया मैनेजर बिठा देंगे और फिर ये तवक्कुर करेंगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो सीधी सिमत में चल निकलेंगी। देखिए, एक वो कहलाता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि अगर आपने मुल्क की बुनियाद के ऊपर 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए कोई प्रोजेक्ट करना है तो सबसे पहला फेज जो होता है उसमें टीम की तश्कील दी जाती है। एक टीम बनाई जाती है कि ये हमारा गोल है, ये हमारा हदफ है, ये टीम जो है वो मनसूबाबंदी करेगी। फिर कई महीने लगते हैं वो मनसूबाबंदी करती है और फिर कई महीने मजीद लगते हैं उन मनसूबों के ऊपर अमल दरामद होते हैं।